हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि क्या बोलते हैं उसको, कि हम स्टार्ट किए थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्यूब्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करा था हमने कि उसमें कितने एजेस होती हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होता है ना कि बीसीसी का, एफसीसी का और कॉर्नर का, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज का हेडिंग डालो कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले डालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज का? एटम, जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है ना, ऑफ एटम बाय मास। कितने मास, मतलब उसका कितना मास होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बाय मास इन क्यूब। ठीक है, देखो ये होता है 1/, मतलब जितना उसका जो जितना टोटल रहेगा ना, जैसे एक क्यूब में कितने वर्टिक्स होते हैं, मतलब एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं कि 8 होते हैं, तो वही वैसे ही कि 1/, नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट, सेल प्रेजेंट। ठीक है, 1/, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट। ठीक है, चलिए समझ गया, ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट। प्रिमिटिव यूनिट का मतलब होता है जिसको हम फेजेस बोलते हैं, तो प्रिमिटिव यूनिट फेजेस, तो उसी का हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉर्नर का कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डालो कि कॉर्नर का कितना होता है। कॉर्नर एटम लिख के और लिखिए नंबर 1 में लिखिए कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम में होता है, कितने होते हैं कॉर्नर एटम? मैंने कितने बताए थे? 8। ठीक है, तो इसका ये कितना होगा? नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन। सो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर। ठीक है, इज इक्वल टू होगा हमारा 1/8 पार्ट ऑफ यूनिट सेल। जो आपको यूनिट सेल दी होगी उसका 8 पार्ट होगा। ठीक है, ये 8 है तो 1/8 पार्ट होगा। ठीक है, समझ गया? चलिए नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए चलो हो गया। अब लिखिए एफसीसी फेस का। ये जैसे जैसे मैंने बताया था ना कि आप एक एज है कि जैसे एक क्यूब है तो उस क्यूब को एक एज इसके कॉर्नर पे एक बॉक्स ये होगी, मतलब मान लीजिए हमारा ये क्यूब है, ये सारे मैंने बता रखे हैं, इसी के लिए मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ। ठीक है, चलो ये देखो, जैसे कि ये था हमारा, तो यहाँ पे हमने एटम लिखा था ना एक कॉर्नर पे। मान लो कि इस कॉर्नर पे हमारा एक एटम है, इस वाले को, तो इस वाले कॉर्नर के एटम को हमको कवर करने के लिए कितने यूनिट्स मतलब ऐसे एक क्यूब की चाहिए। हाँ, जैसे इस वाले में मैंने बताया था कि देखो इस वाले का कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर का एटम है, तो इसको ढकने के लिए कितने यूनिट चाहिए? तो ऐसा ऐसा हमें कितना चाहिए? 8 चाहिए, क्योंकि इधर इस वाले से एक कवर हो गया। हाँ, फिर ऐसा ऐसा इधर इधर भी एक होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा हमारा? इतना हो गया, फिर एक यहाँ पे लगेगी, और फिर हमें इसको कवर करना था, तो ये 4 हो गए, और उसके ऊपर से फिर से 4 डाल देंगे, तो ये वाली यूनिट, ये पोर्शन हमारी कवर हो जाएगी। तो ऐसा ही है, तो ये 4 4 8 हो गया। अब देखो, अब बोल रहा है ये तो मैंने यूनिट, तो ये यूनिट का 1/8 लिखवाया था। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ रहा है, सेकंड वाला हमें जो पढ़ रहे हैं वो एफसीसी पढ़ रहे हैं, मतलब आप फेस का कॉर्नर कवर करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वाला समझ गया। अब देखो, अब लिखो फेस का। सेकंड है
फेस सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर में कितना कवर करेंगे, फेस सेंटर का एटम। ठीक है, फेस सेंटर में कितना कवर करेंगे, दिखाओ, मैं दिखाती हूँ। आपका हो गया, मान लो कि हमारा, देखो ये हमारा फेस है, इससे कलर करके दिखा, ठीक है, ये हमारा फेस था, ये हर 6 फेसेस है, तो सबके अलग अलग फेस सेंटर थी, फेसेस है। अब इसको कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाँ, इसको कवर करने के लिए इस फेस को हमें कवर करना है, तो हम इसको इससे अटैच कर देंगे, इसको इससे कर दिए, तो ये फेस कवर हो गई ना हमारी। हाँ, अब दिख रही है आपको वो फेस, नहीं दिख रही है, तो ये 2 चाहिए, 2, इसको हमने 2 से मिक्स कर, 2 मतलब डाला, 2 एटम, तो ये फेस कवर हो गई। तो ये 2 क्यूब डाला तो फेस कवर हो गई। तो वैसे वैसे उसका नंबर ऑफ फेसेस यूनिट निकालना होता है। हाँ, ठीक है, तो इसका यूनिट कितना हुआ हमारा, देखो, तो इसका यूनिट हो गई हमारी 2 आ गई। सो तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/2 पार्ट ऑफ क्यूबिक यूनिट। ठीक है, चलो बस इसी को देखना है, और उसमें मतलब ये नहीं है। चलो हो गया, समझ गए, चलो ठीक है। अगर आपको ये मतलब कंफ्यूजन लगे कि 2, तो सीधे लिखना है 2 यूनिट, यहाँ में मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 2 यूनिट जो टच करे। इसने टच करा ना एक दूसरे से, ऐसे कर दिया हमने कि ये एक दूसरे को टच किया, टच करे एक साथ। ठीक है, जितना है जो एक साथ सब टच करेगा ना, तो उसी यूनिट को हम पूरे के यूनिट को हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो समझ गए। और ये बीसीसी का कितना हो जाएगा, मतलब बॉडी का, तो बॉडी तो पूरा कवर्ड ही है, तो बॉडी का हो जाएगा 1। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, थर्ड इज, यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड है बॉडी सेंटर एटम। बॉडी सेंटर एटम का हमारा हो जाएगा कितना, यूनिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा 1, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यूनिट 1, कंट्रीब्यूशन भी 1। ठीक है, समझ गए। सेम ऐसे ही करना है, उसमें कुछ है नहीं कि आपको एक एग्जैक्ट देखना है कि कैसे ये फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो अब एक बॉक्स बनाओ, उसको मैम ये बॉडी सेंटर्ड का, फेस सेंटर्ड का, ये सब का मैं साथ में आपको लिखवा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन वाला ही है। सबसे पहले लिखते हैं, बॉक्स बना लीजिए। मैं बॉक्स बना एक मिनट, चलिए ठीक है। वो मैंने वीडियो इसलिए ये कर दिया था बिकॉज हमने ये टेबल बनाने में टाइम हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, मैंने टेबल बना दिया है, बस मैं आपके सामने इसको फिल करूंगी। चलो सबसे पहले करना है, देखो क्या लिखा हुआ है कि नम टाइप ऑफ यूनिट, जो यूनिट्स होते हैं उसके टाइप, उसमें कॉर्नर पे कितने सेल्स मतलब एटम होते हैं, विद इन बॉडी मतलब बॉडी पे कितने एटम होते हैं, और फेस पे कितने एटम होते हैं, उसको लेना है, और टोटल नंबर ऑफ एटम निकालनी है हमें। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम प्रिमिटिव वाले पे, सिंपल क्यूबिक के लिए। ठीक है, इसको फिल करते हैं ब्लू से एंड रेड से। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे सिंपल क्यूबिक। नंबर 1 है सिंपल क्यूबिक। देखो सिंपल क्यूबिक को हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव क्या है, प्रिमिटिव में क्या था
कि बस और बस कौन, इसमें तो प्लेस ही नहीं है। प्रिमिटिव में क्या था, बस एक क्यूब है। प्रिमिटिव मतलब ये बस एक क्यूब है और जिसके बस एज पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम्स, बस वही थी ना कि उसके जिसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, एट कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा होता है 1/8, ठीक है, इनटू पार्ट ऑफ एटम मतलब पार्ट ऑफ यूनिट। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉर्नर है, पार्ट ऑफ कॉर्नर्स थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 + 4 8, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं कि ये इसके कॉर्नर के कितने एटम्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सारे मैंने बता रखे हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके इसके बैक वाला लेक्चर देखिएगा, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने सब हर चीज एक एक करके पूरी तरह से एक्सप्लेन करी है। सो प्लीज जाइए और आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और पीछे से बैक वाला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है 1/8 और कितना नंबर ऑफ यूनिट, ई कितना है हमारा, कितना कॉर्नर है 8, तो ये हो जाएगी हमारी 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब देखो विद इन द बॉडी में नहीं होता है, सिंपल वाले में बॉडी में नहीं होता है, फेस पे भी एटम्स नहीं होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें 1, समझ गए। चलिए सेकंड वाला लिखिए, BCC बॉडी सेंटर, BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट। अगर लिखना है तो लिख लो, वैसे सारे मैंने लिखवाए हैं। बॉडी स्पेस थोड़ा छोटा हो जाएगा, सेंटर मैं बोल रही हूँ, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो, इस बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट में क्या होता है, एज वाली तो सारी होगी, एज वाली तो होगी ही हमारी ना, उसके बाद एक बॉडी में होती है, ठीक है। तो एज वाली कितनी है 1/8 × 8। आज हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है ना, तो यही है 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। अब देखो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है ना कि बस 1, तो 1 होगी, और फेस सेंटर इसमें नहीं होती तो 0। अब देखो तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो थर्ड पढ़िए, फेस सेंटर, थर्ड इज FCC, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, ठीक है। चल अब ये तो सारे में सेम ही होंगी, 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। फेस विद इन द बॉडी इसमें नहीं होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं। अब फेस के ऊपर देख रहा है, बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी पे नहीं। फेस सेंटर का कहने का मतलब आपको ना बस इस फेस का बोल रहा है, ये सब नीचे पीछे का पूरा भूल जाओ, बस ये देखो ये वाली फेस है, इस फेस सेंटर की बोल रही है। इस फेस सेंटर के लिए यूनिट तो सारे हैं ये सब के, लेकिन ये ऐसे ये वाली, लेकिन इसमें फेस है तो एक ही फेस का बोल रहा है, तो ऐसा फेस हमारा कितना है, ये पूरा 6 फेसेस है ना। कंट्रीब्यूशन हमने क्या पढ़ा था कि इसका ऐसा हमारे ये एक यूनिट के लिए नहीं बोल रहा है, तो आप एक को लेके चलोगे, एक वाला फेस हुआ, ऐसा फेस हमारा 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 है। और इसके बाद कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कितने, ऐसे 2 हम बॉक्स डाल देंगे तो ये हमारा फेस सेंटर कवर हो गई ना, तो 2 हमने पढ़ा था 1/2 कंट्रीब्यूशन। सो लेकिन ये फेस का था, बॉडी पे तो 0, तो यहाँ पे देखो ये हमारी है कंट्रीब्यूशन हमने पढ़ी 1/2, 2 बड़ी कितने की, इसकी है नंबर ऑफ, ये हमारी कितनी थी 6 इज इक्वल टू 3, समझ गए, ये आपको समझ आ गया होगा ये। चलो ठीक है, तो अब देखो कितना हुआ हमारा 1 + 3 इज इक्वल टू 4, समझ आ गया। चलो अब लास्ट लिखिए एंड सेंटर, इस वाले से 4th लिखिए एंड सेंटर, ECC, एंड सेंटर यूनिट क्यूबिक यूनिट, ठीक है। देखो इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, विद इन द बॉडी होता नहीं है। अब देखो फेसेस में क्या है, एंड सेंटर्ड का मतलब बोल रहा है ना कि आपको इस एंड से लेकर इस एंड तक का बोल रहा है, ये एंड और ये एंड बोल रही है, तो
तो ये एंड का इसका फेस और एक इसका फेस, 2 ही फेस लेंगे, ये वाली फेस तो काउंट नहीं होगी, ये ट्रांसपेरेंट है। मान लो कि एक आपका ना ऐसे बस चेन दिया हुआ है, ये एक ना, हाँ, कि मान लो कि ऐसे ही बस क्रॉस बना हुआ है, एक ये टेरेस है, ये जैसे कि मान लो स्टार्टिंग घर बनता है, घर नहीं बिल्डिंग्स जो मॉल वगैरह बनती है, तो पहले क्या बनता है, नीचे ग्राउंड पे ये बेस बन जाता है, बेस बनने के बाद क्या होता है ना, हमारा पहले टेरेस बना देते हैं, वो छत वाला बाउंड्री दे देते हैं, उसके बाद ये दीवार घेरते हैं। तो मान लो उसी को याद कर लो, इमेजिन कर लो वही वाला जो अभी अब देखे होगे आप, बहुत सब आदमी देखा होगा, जो फ्लैट बनती है तो वो बीम तो रहती है, जो वो पिलर है, पिलर को रहने दीजिए, पिलर का नहीं मैं बोल रही हूँ, पिलर इज इक्वल टू ये है, ठीक है, पिलर। बट ये जो वॉल होती है ना, ये वाली वॉल, वॉल नहीं है, मान लो ये टायर हमारा जो किसी का मॉल बन रहा है, ठीक है, ये मॉल है, तो मॉल का ये नीचे वाला बेस तो रहता ही है, इस बेस के ऊपर पिलर पिलर लगा के और ये सीधा टेरिस बना देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वॉल लगाते हैं, बाद में वॉल लगाते हैं ना दीवार चारों तरफ से, तो वैसा ही है। तो उसमें क्या है, एक फेस ये रहता है, एक फेस ये रहता है, ये चारों फेसेस तो नहीं रहते हैं, तो 2 ही फेसेस हुए ना। चलो ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो 1/2 अब फेसेस कितने हुए, 2, इतने ही बचे, ठीक है, तो ये कैंसिल, इज इक्वल टू 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। समझ आ गया सारा। ये लास्ट वाला आपको समझ आया, मैंने बिल्डिंग वाला एग्जांपल दिया, सो फ्लैट वाला जो टेरेस जो बिल्डिंग्स बनती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उसकी घर के चारों दीवार बाद में बनते हैं, मतलब घर के जो दीवार होते हैं ना बाद में बनते हैं, पहले तो बेस तो सब कंपलसरी है, बिना बेस, क्योंकि बेस तो हमारा रूट से निकलता है ना, वो मतलब नीचे से पिलर वगैरह निकाल के उसको नींव जो देते हैं वो, तो बिल्डिंग तक तो बनती है, उसके ऊपर छत पहले बना देता है पिलर लगा के, ये पिलर लगा के छत पहले बना देते हैं, उसके बाद ये दीवार लगाते हैं। तो उसी का एग्जांपल ले लो, उसी को बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है, उसको एंड सेंटर बोलते हैं, इसको कर लीजिए। चलिए चलिए ठीक है, सो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। अब उसी कंट्रीब्यूशन पे ना एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको वो कंट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक कंपाउंड है जो बना हुआ है 2 एलिमेंट का, ए और बी का, ठीक है, जिसका हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यूबिक है। एटम ए का देखो, एटम ए दिखा रहा है हमें कि एटम ए है जो ऑक्युपाई करता है कॉर्नर एज वेल एज फेस, वेयर एटम बी ऑक्युपाई करता है एज सेंटर दिया है, एज नहीं दिया, ध्यान दीजिए, एज वेल एज बॉडी सेंटर, ठीक है। तो जो आपको लिखा है सबसे पहले वो लिखो। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले देखिए एटम ए और एटम बी। देखो एटम ए हमें क्या बोल रहा है कि ये करता है हमारा कॉर्नर एज वेल एज फेस। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1 होगी। और फेसेस कितनी होती है 6, तो फेस का लिखिए, फेस का कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना होता है 2 × 6 इज इक्वल टू 3। तो इसका टोटल कितना आ गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ एटम आ गई हमारी 1 + 3 4, ठीक है। चलो समझ गए। अब एटम बी के लिए देखो, एटम बी में ये ध्यान से देखना। चलो ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्कर कहाँ गया रेड वाला, देखो सबसे मिल गया, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एज सेंटर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे हमारे पास एज सेंटर दी हुई है, ये देखिए एज सेंटर, ठीक है। तो आप ये तो निकाल लोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले है बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर कितनी होती है हमारी, बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1, बॉडी सेंटर 1 होगी। अब देखिए एज सेंटर बोल रहा है, देखो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लिखवाया था मैंने, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। और पूरे एजेस कितनी होती है हमारी, देखो एज किसको बोलते हैं, ये मैंने अभी नहीं पहले बता रखी हूँ मैं, मतलब बता दिया था। देखो एज किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, ये वाली पोर्शन है इसको एज बोलते हैं। ऐसा कितना है हमारा 1 2 3 4, ये 4 हुई, 5 6 7 8 हुई,
9, 10, 11, 12, तो 12 हो गई। टोटल 12 एज है और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 4। अब वो देखो कैसे होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 12, तो ये हो गई हमारी 3। सो टोटल नंबर ऑफ एटम बी कितनी आई हमारी, ये भी आई हमारी 4, समझ गए। सो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहीं पे लिख लो, रेड से लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। सो फॉर्मूला आ गई हमारी, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला ही पूछ रहा था। फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हुआ, ए डॉट बी मीन्स 4H2 मीन्स 1/1, तो ए बी, समझ आ गया। चलो, ये कंट्रीब्यूशन 1/4 इसके लिए बोल रहा है क्योंकि अगर आप इस पोर्शन से इस फेज को लेके चलो या इस फेज को लेके चलो, अभी मैंने बताया ना कि इसका फेज का 2 ही लेते हैं, 2 अल्टरनेट फेज लेते हैं, इसकी वजह से इसका फेज सेंटर एज में कितना आता है 2, क्योंकि 1/2 इंटू कितना था हमारा, ये 1/2 इंटू 2 फेसेस, तो इसका लेके चलो या इसका लेके चलो, हाफ पोर्शन का बस इसका दिखा रहा है, तो 1 2 3 4, तो 1/4 नहीं हो जाएगा। चलिए, इसी के लिए इसका दिया हुआ है 1/4। चलिए, ये हमारा आंसर है, ए बी इसका फॉर्मूला होगा। चलिए नोट कीजिए। हो गया। चलो, एक और क्वेश्चन लिखो। ये ऐसे ना क्वेश्चन आते हैं नीट में, और ये थोड़ा सा हो जाता है ट्रिकी जैसा। इस चैप्टर का ना सबसे ज़्यादा यही है, इस चैप्टर में आपको 2 ही न्यूमेरिकल्स है, ये वाली फॉर्मूला, और उसके बाद आपको ना डेंसिटी निकालने को दी जाएगी, तो वो वाली फॉर्मूला, ये सब जो होती है यही लर्न करने की है। और फिर आपको कोऑर्डिनेशन निकालने दिया जाएगा, उस पर भी कुछ दे देता है। सो अच्छे से देख लेना। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाला जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, उस पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ क्यूब in which X atom are at the corners and Y atom are at the face center, ठीक है। चलिए, अब उसमें बोल रहा है इफ 2 एटम आर, लिखिए, इफ 2 एटम्स आर मिसिंग from two corner, ठीक है, of the unit cell से, then find the formula, then what will be the formula of compound। चलिए, ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि 2 एटम है, एक एटम है X, दूसरा हमारा है Y, तो X Y। अब देखो बोल रहा है X एटम है जो कॉर्नर पे है, X एटम कॉर्नर पे है और Y एटम आर एट द फेस। ठीक है, तो Y है फेस पे, तो फेस का सीधा कंट्रीब्यूशन लिख लो, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। यहाँ तक हो गया। अब हमें पूछ रहा है, देखो यहाँ इफ 2, ध्यान से देखो, मैंने इसका क्यों नहीं लिखा, इसका रीज़न है, इफ़ 2 एटम आर मिसिंग,
इसमें बोल रहा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। अब बोल रहा है यूनिट सेल के मतलब जो कॉर्नर पे है उसमें से 2 एटम मिसिंग है, तो उसके बाद बोल रहा है यूनिट सेल क्या होगा। ठीक है, चलो तो हमारा टोटल कॉर्नर पे कितना एटम होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर पे कितना होता है, ये होती है हमारी 8, जिसमें से 2 मिसिंग है। तो यहाँ ये टोटल होता है, बट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एट कॉर्नर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1/, कंट्रीब्यूशन तो सेम होगी, कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही होगी, लेकिन एटम चेंज हो गया, तो 1/8 × 6, ये नंबर ऑफ एक्स एटम निकालना है, तो हमारी ये हो गई। सो देखो ये हो जाएगी हमारी 3/4। ठीक है, और ये y की एटम, ये नंबर ऑफ y एटम इज इक्वल टू, तो ये तो हमारी 3 ही है ना, बस ये फेस पे थी। चलिए सो यहीं पे लिख लो। अब लिखो यहाँ पे XH2Y। ठीक है, x कितना है हमारा 3H2 4 H2 3, समझ आया कैसे किया मैंने। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा XH2Y मीन्स 1H2 4 मीन्स XY 4, समझ आ गया, y सेम ही लग रहा है, XY 4, समझ आ गया। चलिए देखो कुछ नहीं था इसमें, जो आपको जैसे क्वेश्चन में दिया जाए ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर एक अलग अलग करो, फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया जाए वैसे ही करना है। बट ध्यान देना यहाँ पे देखो 2 एटम मिसिंग, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर से आपको मिस किया हुआ दिखा रहा है कि 2 कॉर्नर से मिस किया है, तो कॉर्नर वाले में से माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो मैंने 2 माइनस कर दिया कॉर्नर वाले में से, टोटल होती है कॉर्नर 8। हाँ, टोटल कॉर्नर हमारी है 8, हाँ, जिसमें से 2 माइनस हो गया, 2 कॉर्नर, टोटल 8 में से 2 माइनस हो गया, तो बचे कितना 6, तो यही 6 हमने किया। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो सो हमारा ये क्या हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन कर लिया आपने, समझ आ गई। चलो देखो अब क्या करना है, अब यूनिट सेल्स वाली तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई, अब पढ़ेंगे हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, जो होता है ना क्लोज पैकिंग वाली, वो पढ़ेंगे। ठीक, चलो ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो क्लोज पैक स्ट्रक्चर का मतलब आप क्या समझते हो, हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्यूब्स, जनरली हम सॉलिड्स में क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब्स के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमने क्या बोला था कि छोटे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिया था, जो स्टार्टिंग में ही, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग से आपको लेक्चर देखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होता है कि पूरा का पूरा लैटिस, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेगुलर अरेंजमेंट से मिलके बनता है। तो वही रेगुलर अरेंजमेंट अब कैसे मिलके बनता है, तो उसी को देखना है। तो उससे क्लोज पैक्ड कैसे हो गई, देखिए एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, मान लो ये वाली, पहले लिख लो
ये वाली देखो एक दूसरे से अटैच्ड है, एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। साइज सबका सेम होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया साइज, तो इस पे ये करना नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ, वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ क्या से अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा टाइटली बैंडेड है, तो जिसकी वजह से इसके दोनों के बीच में स्पेस क्या है, बहुत कम है, तो जिसकी वजह से इसमें एक स्पेस मिनिमम होता जा रहा है। जैसे लिक्विड का जैसे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो देखते हो ना आप, इंटर दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तो ये दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो इसी को अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ये जिसमें इसमें स्पेस बचेगी ना, तो उसी को बोलते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसमें एक स्पेस बचेगी तो उसको आगे हम पढ़ेंगे वॉइड, जिसको वॉइड बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे, ये आप समझ गए, चलिए इसी से लिख लीजिए, नोट क्लोज पैक का नोट करके लिखो। लिखिए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स ठीक है। देखो क्या होता है ये, इसका लिखना constituents particle are closely attached or bounded to each other, so there is minimum space देखिए इसके बाद लिखना मिनिमम स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है। बहुत कम स्पेस क्या होता है इसमें, प्रेजेंट हो जाता है। अब देखो इसमें देखो कितना कम स्पेस है, दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो ऐसे ही स्पेस इसका मतलब दोनों की क्लोजली पैक्ड है, जिसके वजह से दोनों के बीच का स्पेस क्या हो गई, कम हो गई, समझ गए। तो उसी को बोलते हैं हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें लिखिए, ये वाला नोट कर लो, फिर यहाँ पे देखो अब कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बाद ये नोट करना, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो अब ये है जो हमारी स्ट्रक्चर बनाई। अब देखो एक एटम को लेंगे, इसमें हम मान लो कि एक एटम को हमने माना इस वाले के लिए ले रहे हैं, वो इसको ले रहे हैं, इसको हम मेन मान के चल रहे हैं अभी। तो इस वाले के लिए क्या है, द नियरेस्ट एटम, दोनों के बीच का द नियरेस्ट नेबर मतलब क्या होता है, पड़ोसी। लिखिए द नियरेस्ट, देखो कितना सबसे पास वाला, नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम ऑफ ए स्पेसिफिक, जिसका हमने माना स्पेसिफिक एटम विच प्रेजेंट, ठीक है। समझ गए, जो सबसे नियरेस्ट एटम होगा नियरेस्ट पार्टिकल का, तो उसको हम बोलेंगे जो प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो इसका नियरेस्ट नंबर क्या है, नियरेस्ट सबसे पास में क्या होगा, ये इसकी ये वाली होगी और ये वाली होगी, इस वाले से इधर और इस वाले से इधर, ठीक है। सो अब इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे नियरेस्ट, इसका सबसे नियरेस्ट दो एटम प्रेजेंट हुए, दोनों उसके जितने भी होंगे, दो नहीं, डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट कैसा है। अभी हम पढ़ेंगे 3D 1D 2D 3D, तो अरेंजमेंट पे कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है। ये अभी हमने इसको लीनियर बनाया, मतलब ये 1D है, तो 1D की जगह पे क्या है, यहाँ पे इसका ये वाला इस एटम का ये एक पास में है, एक ये पास में, तो दूर हो गया ना,
फारदेस्ट है तो ये नियरेस्ट वाला, ठीक है, नोट कर लो। चल हो गया। सो अब लिखो क्लासिफाई करना है, मतलब इसका कितने, हमको 3 पढ़ने हैं ना अलग अलग से, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। डायमेंशन वाइज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, 1D, ठीक है। 1D मीन्स 1 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ हमारा, ये बोर्ड प्लेन, इस प्लेन पे जैसे बनाएंगे तो उसको हम 1D बोलते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, जो मैंने अभी बनाया था ना वो 1D था, तो इसका क्या होगा, एटम को अरेंज कर दो। ये ऐसा होगा नहीं, मैं इसमें गोला लिखने के लिए ऐसा कर रही हूँ, थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना इसके लिए। देखिए ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा, तो ये एक ही डायमेंशन में है ना, एक ही डायरेक्शन में इसे बढ़ती जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम 1D, 1 डायमेंशन। चलिए इसका नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको ए को मान के लेके चले तो इसका 1 और ये 2 ही होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पास में तो यही है, तो 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 2, ठीक है। चलो अब है क्या बोलते हैं ना 2D, तो 2 डायमेंशन में ना डिपेंड करता है कि आप कैसे कैसे अरेंज करते हो, ठीक है। देखो ये 1 था हमारा, अब लिखो आ जाएगा, एक वाला तो आ ही जाएगा, ठीक है। लिखो पहले नेम ही लिख लेते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D। अब मैं 2D लिख रही हूँ तो आप समझ जाना 2 डायमेंशन, ठीक है, ये इसके बाद है, समझ गया। अब ये इसका ना 2 टाइप फॉर्म होता है, एक होता है स्क्वायर फॉर्म, एक होता है हेक्सागोनल। अब ये कैसे होता है जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये पहले क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे नहीं आएगा इसके लिए मैं बता रही हूँ, अरेंजमेंट पे बेसिस है ये, ठीक है। तो इसके लिए आप बस नेम लिख लो कि स्क्वायर वाला क्लोज पैकिंग और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसी होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है। ये दोनों अरेंजमेंट पे बेसिस है, ये 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे देखना 2D लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है फर्स्ट का 1 डायमेंशनल का, नोट कर। चलिए हो गया, चलो फिर बढ़िया। अब ये वाला मिटा दूँ, अब यहाँ पे आप इस एक साइड लिखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरे साइड लिखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऊपर आप क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल डाल के, और एक साइड एक स्क्वायर एक साइड हेक्सागोनल, 2D डाल दीजिए। आप उसी के नीचे जो बना दिए थे ना उसी के नीचे लिखो, ठीक है। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग
ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो क्या होता है, ये सब अटैच है एक दूसरे से। ये आपको नीचे दिख रही है अलग अलग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो एक और बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें कैसे होगा, ये अरेंजमेंट है हमारा। ठीक है, ये सारा सेम अरेंजमेंट होता है। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, सो बोर्ड है ना इसकी वजह से। फिर वो ये वाली रिपीट होगी हमारी। ठीक है, फिर से हमारी बी वाली रिपीट होगी। ठीक है, समझ गया, चलो देखो, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है, ये हमारी ए है, ये हमारी बी है। अब इसमें देखिए, ये हमारी ए है, सेम ये भी ए है, सभी ये भी ए है, ये भी ए है। समझ आ गया। सो अब अरेंजमेंट करके हेडिंग डालो। ठीक है, यहाँ पे लिखो, इसमें क्या है, ए ए ए ए टाइप अरेंजमेंट, मीन्स ये होगा ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, चले, और ये होता है हमारा ए बी टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बोला था, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम CN से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो अब कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी देख लीजिए। एक एटम किसी को भी ले लो, चलिए इस एटम को ले लो। देखो इस एटम में क्या हुआ, हमने लिया कि एक कोऑर्डिनेशन नंबर के पूरा का पूरा इस एटम के साथ नियरेस्ट एटम कौन कौन सा ऐड है, अटैच्ड है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है कि नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट नेबर जो पार्टिकल एटम होगा उसके साथ अटैच्ड होगी। तो इसके साथ कौन कौन सी अटैच्ड है, तीनों साइड, चारों साइड से देखो तो इसकी ये 2 3 4 हुई ना। चलिए ये इसके साथ अटैच है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है हमारी 4। ठीक है, अब इस वाले के लिए देखो, इसमें एक किसी को भी ले लीजिए, इस वाले को लेते हैं। तो देखो दिख रहा है कुछ,
जिस एटम को लेंगे ना वो पूरा का पूरा कवर आ जाना चाहिए। तो आप इस वाले को लोगे तो इसको चारों साइड से कवर करोगे तो 4 का 4 ही आएगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। और इस वाले को मैंने इस वाले को लिया तो इस वाले के लिए क्या करेंगे, इसका चारों साइड से आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो ना, ऐसे करोगे तब उसका कौन कौन छोटा छोटा सा पार्ट आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। देखो तब इसमें कितने का आ गए हमारे, 2 ऊपर का, 2 ब्लैक वाला, 2 ब्लू वाला, फिर 2 ब्लैक वाला, कितना आया हमारा ये 6। ठीक है, किस इतनी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आई हमारी 6। समझ आ गया, चलिए नोट कर लीजिए। इसकी एफिशिएंसी भी पूछती है, जैसे कि एक बेसिक लेवल पे अगर एफिशिएंसी पूछते तो आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, चलो अब ऐसे दिया हुआ नहीं है लेकिन लिख लो, अगर याद करने के तक पे है ना तो लिख लो। इसकी एफिशिएंसी लिख लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, आगे जाके हमें पढ़ना है एफिशिएंसी, तो यहीं पे लिख लो। इसका मैं बता दूंगी कि कैसे आया सो। पैकिंग एफिशिएंसी, देखो इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी, देखो इसकी होती है अप्रॉक्स 98.5%। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी निकालते तो परसेंटेज में निकालते हैं ना, अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये हमारा ये इसका 7.85 जैसे करके आ जाएगा, 0.785। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड बाई 10, लेकिन ये इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में आता है। ठीक है, और हाँ इसका भी लिखना है, तो इसका 90% होता है, 19.2%। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, सो हमारी 2 डायमेंशनल कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मीन्स 3D मूवीज आती है ना, तो वैसे ही। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें है कि हमें इसमें 2 डायमेंशनल के स्क्वायर पैकिंग वाले से, स्क्वायर जो पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था हमने उससे, और इसके बाद हेक्सागोनल पैकिंग वाली है, वो दोनों से अलग अलग निकालना है। तो ऊपर वाले हेडिंग ही डाल लो, ये इसको अलग करके यहाँ पे देखो। चलो ठीक है, जैसे हमने किया था ना तो वही करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था स्क्वायर वाले से, ये बुक में ना एनसीईआरटी में थोड़ा लेंदी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग यहीं पे करके टेबल इस फॉर्म में दिखा रही हूँ ना, ताकि आपको ना समझ आ जाए दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश। इसका कुछ नहीं है, इसका 2 फॉर्म है, तो लिख लेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी लिख लो, दोनों का साथ में ही कर लेते हैं। हेक्सागोनल का लिख लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई दोनों हमारी। चलो अब इसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब हो रहा है कि जैसे हमने पढ़ा ना 2 डायमेंशनल में स्क्वायर वाला फॉर्म, तो स्क्वायर में ए अरेंजमेंट थी, तो इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, ए अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट लिखिए इसकी, ए टाइप अरेंजमेंट। इसका मतलब है ए बहुत ज़्यादा काउंट होगा, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, देखो जैसे कि बनाते हैं हम, बट ए टाइप अरेंजमेंट है, लेकिन हमको किस इसको 3D फॉर्म में निकालना है। देखो समझ गए,
ये कुछ हमारा क्यूब है, इसको हमको 3D टाइप में ए अरेंजमेंट करना है। देखो ऐसे ही कुछ करके अरेंजमेंट बनेगी है, ठीक है। ये वाले ये आपको जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, इसकी वजह से दिख रहा है ना, क्योंकि आप क्यूब है, ये क्यूब के अंदर ऐसा अरेंजमेंट फिक्स किया गया है हमारा। एक भी जगह छुट्टी नहीं रहेगी, ठीक है। कुछ ऐसे ही अरेंज रहती है। मैं यहाँ पे 3D में नहीं दिखा सकती हूँ ना, सो इसी की वजह से आपको इसमें थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है, समझ गए। ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है। ये 1D है, वो 2D है। 2D का हमने 3D फॉर्म में इसको किया है कि एक 2D है, एक प्लेन शीट का। कहने का मतलब क्या है कि हमने 2D क्या देखा कि मान लो कि मेरा ये हाथ है, यहाँ पे गोला गोला बना हुआ है, ठीक है। एक ये हाथ है, इस पे ऐसे गोला गोला मतलब एटम्स लगी हुई हैं। एक हाथ ये, फिर उसके पीछे दूसरा हाथ, ठीक है। उसके मतलब एग्जैक्ट सेम ऐसे इसके पीछे दूसरा हाथ, फिर ऐसे तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे बनाते 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 एकदम मोटा सा लेयर बन जाएगा, तो वो 3D हो जाएगा ना। वो 2D का मतलब क्या हुआ कि बस इसमें लेंथ थी और इसकी विड्थ थी, ठीक है, और इसके बाद थोड़ी सी हाइट थी। लेकिन अब इसको हमने ऐसे अटैच कर दिया, पहले ये थी, फिर उसके बाद हमने ये अटैच किया, फिर इसके बाद दूसरा सेम ये अटैच करेंगे। ऐसे करते करते ये मोटा गर्थ बन जाएगा ना आपका। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो बुक, जैसे हमारी देखो ये NCERT बुक है, ठीक है। तो मान लो कि हमने एक पेज था, तो ये 1D थी। फिर उसके बाद क्या है, एक पेज नहीं, एक लाइन थी तो 1D थी। एक पेज हो गई हमारी, तो इसमें अरेंज है एटम्स, तो वो 2D में आ गई। अब ऐसा ऐसे करते करते 1 है, 2 है, 3 है, ये मान लो कि ऐसे करते 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 ये बहुत सारा हमने कर लिया यहाँ तक। तो ये हमारी क्या हो गई, पूरा का पूरा ये वाली बन गई ना। ये वाली को छोड़ दे, या फिर ये देख लो, ये वाली तो आपको इसमें सब दिख रही होंगी। इसका विड्थ भी दिख रहा होगा, लेंथ भी दिख रहा है, हाँ, ये ब्रेथ भी दिख रहा है, इसका ब्रेथ भी, और इसका मोटापा भी दिख रहा है ना, गर्थ आपका। तो यही बता रहा है ये डायमेंशन ये वाला बता रहा है, ठीक है। चलिए, अब हेक्सागोनल का क्या होता है। हेक्सागोनल में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक ए अरेंजमेंट पढ़ते, AB अरेंजमेंट पढ़ते हैं, एक ABC मतलब AB अरेंजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसका सबसे पहले लिखो हेक्सागोनल का अरेंजमेंट। यहाँ पे लिखो, ये है इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट तो वही है हमारा AB का, ठीक है। AB का टाइप है, देखो AB टाइप कैसा था हमारा, AB टाइप हमारा था कि पहला वाला जो हमारा ये है, फिर उसके बाद हमारा है B, ठीक है। फिर से A, फिर से A, देख ठीक है, ऐसे हो गई, समझ गए। A है, B है, A है, ठीक है। अब इसके ऊपर से ना फिर से ओवरलैप कर जाएगी, सेम वाली एक अलग सी लेयर लग जाएगी, ठीक है। जैसे ये लेयर तो लग गई, अब एक और लेयर ऊपर से ऐड हो जाएगी। तो ऐसे ऐड होते होते ये एक पूरा का पूरा बंच बना देता है, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं कैसे करूँ, दूसरे कलर से, इससे ही हो जाना चाहिए। देखो अगर मैं कर दूं, ये वाली दिख रही है आपको, ऐसे बस एक ही साइड लेके चलेंगे, देखो ऐसे ही लेयर जो रेड वाली है ना, तो वैसे ही लेयर सेम अलग ऊपर से लग जाएगी। जैसे इसमें लगी थी बहुत सारी, तो वैसे ही इसमें लग जाती है, ठीक है। अब देखो इस अरेंजमेंट के वजह से इसमें आपको कुछ स्पेसेस दिख रही होंगी खाली खाली सी, जो आपको इसमें नहीं समझ आ रहा होगा, मैं NCERT में दिखाती हूँ। देखो देखिए,
ये अरेंजमेंट है। देखो एक आपको दिख रहा है, एक आपको थोड़ी सी हल्की सी दिख रही है कि एक अरेंजमेंट नीचे है, उसके ऊपर से एक ऊपर से अरेंजमेंट दिख रही है डार्क, उसके बाद दिखा हुआ है कि आपको बीच बीच में एक स्पेस दिखा हुआ है। ठीक है, बीच बीच में जो स्पेस दिया हुआ है ना, उसको हम वॉइड बोलते हैं। वॉइड का मतलब खाली जगह। ठीक है, तो उस वाले जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम वॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब वॉइड भी दो तरीके का वॉइड होता है। देखो आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, इसका मैं अलग से ही बना देती हूँ। देखो ये है, आपको ये क्या दिख रहा है कि ये 3 है अंदर, उसके ऊपर से 1 है। हाँ, ये देखो यहाँ पे नहीं है, मैं इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ। देखो ये वाली जो आपकी हो गई कि मान लीजिए हम यहीं पे कर लेते हैं, वर्ड लिखिए, पहले वर्ड लिखो। ठीक है, एक होता है टेट्राहेड्रल, मैं दिखाऊंगी कि कैसा होता है। एक होता है वर्ड, वर्ड का मतलब ना वैकेंट स्पेस है एक। ठीक है, और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चल अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता है, ये अभी हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको अरेंजमेंट दिखाऊंगी कि इसका जो एनसीईआरटी बना हुआ है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो क्लियरली जो दिखा हुआ है, बट आप नोट कर लो पहले। चलो हो गया, चलिए देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, वर्ड है ये। देखो इस वाले को लेके चलो, 2 हमारा है, इसको मिटा देते हैं, इसका हो गया, उसको मैं नहीं मिटाऊंगी बिकॉज उसी से आपको समझ आएगा, इसको छोड़ो। अब उसी का हम आगे वर्ड पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या था, इस वाले को लेके चल रहे हैं, 2 ब्लू है, देखो 2 हमारी, दो ब्लू है। ठीक है, उसके नीचे क्या है, एक ब्लैक, इसके नीचे है एक ब्लैक, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो 2 ब्लू के नीचे एक ब्लैक है, और उसके ऊपर से हमने क्या करा कि फिर एक नीचे ब्लू, हो गया। अब देखो अब इसमें क्या है, एक ऊपर से हमने क्या करा, रेड, देखिए दिखिए आपको, हाँ ये बनाई। तो इसमें देखो, इसमें जो ये वाली स्पेस है ना, ये वाली ये स्पेस है, इसको हम वर्ड बोलते हैं, ये है वॉइड। ठीक है, कौन सी वर्ड है ये, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड। समझ आ गया, टेट्राहेड्रल वर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स काउंट होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड है जो 4 नंबर ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, ऑक्टाहेड्रल यहीं पे हो जाएगा, नीचे का मिटा देते हो। चलो देखो अब हमें ये ऑक्टाहेड्रल भी आप साथ में देखते जाओ। देखो क्या था हमारा, 1 and 2। ठीक है, ये हमारी ब्लैक वाली है। ठीक है, ये तो पोर्शन हो गई। अब उसके ऊपर से देखो, उसके ऊपर से आपको क्या है, फिर ऐसा ही दिखेगा लेकिन उसका अपोजिट फॉर्म दिखेगा, जैसे हमें एनसीईआरटी में आपको दिख रही होगी। देखो ऐसा ही है, जैसे कि बलून बनाते हैं ना, तो वैसा वो वैसा का वैसा ही फॉर्म, सेम आपको वैसी फॉर्म दिख रही है कि मान लो, अब इसको किस पेन से करूँ मैं, 2 ही कलर तो है ही, इसमें भी अरेंज नहीं होगा, इसको दूसरे कलर से किया हुआ है क्या, नहीं, ये बन गई, एक ही कलर से कर दूंगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो इसी से करके देखते हैं, इसको पहले ऐसे कर दिया हमने, एक ही कलर से मैं कर दे रही हूँ। चलिए ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद ये अटैच्ड ऐसे हो जाएगी, देखो समझ आ गया। अब इसके वजह से बीच में आपको होल दिख रहा होगा, ये वाली स्पेस, इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, समझ गए।
यही है बस। इसमें टेट्रा ये वाली वर्ड है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, जो हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है ना, वो है जो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, अब देखो ये टेट्राहेड्रल वर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड में कितने स्फेयर है? 3 नीचे 1 ऊपर। तो इसमें कितना स्फेयर्स बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फेयर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्फेयर। 4 स्फेयर के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। हाँ, और ये देखो ये है, इसमें कितने हैं? 3 नीचे 3 ऊपर। तो इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्फेयर। समझ गए? समझ आ गया? इसका शेप कुछ ऐसा होगा, जो ट्रायंगुलर फॉर्म आपको दिया हुआ है। ये ऐसे बना के दिया हुआ है कि मान लो एक ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी। आगे टीवी लिख लो क्योंकि हमें टीवी आके देखा। और इसका क्या है? ये तो अरेंजमेंट ही है। पहले एक बार ऐसा बना दो, फिर उसके ऊपर से एक एग्जैक्ट ऐसे जैसे ही बनाया हुआ है, डम्बल शेप जैसे ना, एक बना दो कि ट्रायंगल और फिर दूसरा ट्रायंगल, और दोनों का एंड पॉइंट ऐड कर देना है। ठीक है, चलो समझ गए? समझ आ गया? बना ही देती हूँ मैं। ये विजिबल है क्या? चलिए ठीक है, ये काफ़ी छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, ये दिखेगा। इसके बाद इसको मैं दूसरे पेन से डिनोट कर रही हूँ ताकि आपको उसका कलर पता चल जाए। ऐसे ठीक है, देखो समझ आ गया? चलो ठीक है, हो गया। सो हमारी वर्ड की इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वर्ड भी, क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमें पढ़ना है फॉर्मूला चार्ट। जैसे कि कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, कि आपको दिया रहेगा कि एक मतलब कोई स्ट्रक्चर है, ये सब किस में प्रेजेंट है? क्लोज्ड वाले में। देखो सारे क्लोज्ड है, तो क्लोज तरीके इसका यहाँ पे लिख लो ऑक्टाहेड्रल वर्ड, OV। ठीक है, चलो तो ये सब दिए रहेंगे और उसका को फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि मान लो कि कोई कंपाउंड है, उसका एक एक्स दिया हुआ है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिया हुआ है, तो उसका डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो ये सब मैं आगे वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए आगे है ये कर लेंगे, उसके बाद और पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग इफिशियंसी और ये फॉर्मूला निकालने के बाद और एक डेंसिटी रह जाता है। ठीक है, हमारा डेंसिटी भी हमें निकालना है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये तीनों कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम इम्प्योरिटीज़ पे चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हो गया आपका। चलो ठीक है, फिर नोट कर लो 1 मिनट में। चलो ठीक है, चलो फिर हो गया। और अगर आप नए हो तो जाके पुराने वाला बैक वाला लेक्चर देख लो, देखो बिकॉज ये आपको ना समझ नहीं आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये सब ये चैप्टर ना रिलेटेड है एक दूसरे से, क्योंकि स्फीयर हमने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पढ़ा, देखो आज हमने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पढ़ा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ आएगा तभी तो आगे बढ़ोगे। क्योंकि सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड किसी भी कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ना नींव है। जैसे कि घर बनता है तो उसमें ईंट डलती है ना नींव जैसी, तो वैसे ही है, क्योंकि एक छोटे से ईंट से ही जोड़ जोड़ के बहुत सारा बनता है। तो वैसा ही है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक छोटा सा फॉर्म है और वो उसका रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो उससे पूरा का पूरा एक हमारा सॉलिड स्फीयर सॉलिड बनता है, क्यूब बनता है, क्यूबॉइड बनता है। जनरली इसमें क्यूब पढ़ना है तो पूरा सॉलिड बनता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपने नहीं पढ़ा तो आपको आगे इसीलिए कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आप जाके लेक्चर अटेंड कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते रहिएगा, ताकि और आपके फ्रेंड्स लोग को भी ना अच्छे से समझ आ जाए, वो लोग भी पढ़ लेगा। फ़ायदा सबको होना चाहिए ना
पढ़ाई का। जितना ज़्यादा आप उन्हें भी बता दोगे तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगी। हो सकता है अभी नीट का रिजल्ट मतलब हुआ नहीं है, मई में एग्ज़ाम हो तो हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी ना। रेगुलरली अटेंड रहोगे तो आपको रेगुलरली समझ आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, ओके, बाय।